हेलो, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक्स वाई जेड में। आज जो है हम पावर फैक्टर जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम जो है अभी बात करेंगे। इस वीडियो जो है वो पावर फैक्टर के ऊपर है, तो आई होप मैं ट्राई करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पावर फैक्टर की डेफिनेशन, देखो पावर फैक्टर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ इफेक्टिवली इनकमिंग पावर इज़ यूज इन आवर इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड इट इज़ डिफाइंड हैज़ द रेशियो ऑफ द रियल पावर टू द एपरेंट पावर। तो भैया ये पावर फैक्टर हमें ये बताएगा कि मेज़र करेगा कितने अच्छे तरीके से हम जो है इनकमिंग पावर को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें आता है आपका रियल पावर, रिएक्टिव पावर के ऊपर बात की जाती है। तो देखो, जो रियल पावर है उसको के डब्ल्यू से हम करेंगे रिप्रेजेंट। एंड देखो, रियल पावर इज़ अ पावर दैट एक्चुअली पावर द इक्विपमेंट एंड परफॉर्म यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। इट इज़ ऑल्सो नोन इज कॉल्ड द एक्चुअल पावर, एक्टिव पावर ऑफ द वर्किंग पावर के नाम से इसको जाना जाएगा। डेट इज़ नोन एज द रियल पावर। अगर हम रिएक्टिव पावर की बात करें तो रिएक्टिव पावर होगी के वी ए आर। इज़ द पावर रिक्वायर्ड बाय सम इक्विपमेंट्स टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड टू एबल रियल वर्क टू बी डन। जैसे कि ट्रांसफार्मर एंड मोटर में हमें जो है रिएक्टिव पावर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो आपका रियल पावर है ये आपका यूज़फुल वर्क करवाएगी। अगर इसकी छोटी सी एग्जांपल थी, जैसे आपके पास हीटर होता है तो वहाँ पर जो भी पावर होगी तो वो उसको कन्वर्ट होगी हीटिंग में। और रिएक्टिव पावर हम बोल सकते हैं कि एक इमेजिनरी पावर है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है जिसके थ्रू आपका जो भी वर्क है उसको डन किया जाए। तो अब इसमें आता है कि वाई इट इज़ नेसेसरी रिएक्टिव पावर फॉर एन एसी मशीन। अब देखो, सबसे पहले है क्या कि एसी मशीन में हमारे पास होगा इंडक्टर। अब उस इंडक्टर को चाहिए रिएक्टिव पावर, उस रिएक्टिव पावर के थ्रू क्या वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड से होता क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले एक जनरेटर का केस लेता हूँ। तो जनरेटर में हमारे पास मैकेनिकल पावर है। अगर हमें इस मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करना है तो हमें इसमें क्या चाहिए, तो इसके लिए हमें चाहिए मैग्नेटिक पावर। क्योंकि मैकेनिकल पावर को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट किया, उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि मैकेनिकल पावर को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो रिएक्टिव पावर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सो डैट द रिएक्टिव पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एसी मशीन या ट्रांसफार्मर को के लिए, जिसके थ्रू हमारा यूज़फुल वर्क हो सके। अब देख सकते हो कि जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में वी वन इस साइड की जो पावर है इस साइड को ट्रांसफ़र करना है, तो वो किसके थ्रू हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। जहाँ पर फ्लक्स बनेगा तो ये जो फ्लक्स है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से किसके थ्रू बनी, ये आपकी रिएक्टिव पावर के थ्रू बनी। तो रिएक्टिव पावर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर हम इसमें बात करते हैं आपका एपरेंट पावर की बात करते हैं, तो एपरेंट पावर कुछ नहीं है, वेक्टर सम ऑफ द रियल पावर एंड द रिएक्टिव पावर है। तो अब इसमें पावर फैक्टर की बात करेंगे तो पावर फैक्टर है आपका एक्टिव पावर टू द एपरेंट पावर की बात करेंगे तो ये होता है हमारे पास, इसको रिप्रेजेंटेशन की गई है कि इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा गया है। अब इसमें आता है कि क्या कारण होते हैं कि लो पावर फैक्टर हमें जो है देखने को मिलते हैं। अगर इसमें बात करें, अगर हम पहला जो केस है, एसी इलेक्ट्रिकल पावर कंसिस्ट ऑफ द इंडक्टिव वाइंडिंग एंड दे हैव द लो पावर फैक्टर। जैसे हमने बताया था यहाँ पर कि जैसे जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, तो उसमें हमारे पास वाइंडिंग्स हैं, उस वाइंडिंग के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ये तो कर नहीं सकते कि अगर हम ये चीज़ नहीं बनाएंगे तो हमारी पावर यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगी, इसका तो इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा वाइंडिंग्स का। बट ये जो वाइंडिंग्स होती है ये इंडक्शन मोटर्स में, तो लाइट लोड में इनका जो पावर फैक्टर होता है वो 0.2 से 0.3 देखने को मिलता है, और वहीं पर फुल लोड में 0.8 से 0.9 देखने को मिलता है। तो पहला तो ये हो गया कारण। सेकंड जो कारण होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल अप्लाइंसेस सच एस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप हो गया, आर्क लैंप हो गया, इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेस हो गया, ऑपरेटिंग एट अ वेरी लो लैगिंग पावर फैक्टर में ये जो है सब ऑपरेट करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, कारण तो हमने पावर फैक्टर के देख लिए, तो अब इसकी डिसएडवांटेज क्या हुई, क्या खराबी है लो पावर फैक्टर की। सबसे पहले अगर हम फॉर्मूले की बात करें, सिंगल फेस की बात करें, पी इजिकल टू वी एल आई एल कॉस फाई होता है, तो आई एल इस फॉर्म में आ गया। थ्री फेस की बात करें तो तब भी करंट इस फॉर्म में आ गया। अगर हम इसमें पावर और वोल्टेज को कांस्टेंट करते हैं तो क्या होगा, लो पावर फैक्टर जब होता है तो उसकी वजह से आपका जो है करंट बढ़ जाता है। अब उस करंट के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, देखो, लार्ज के वी ए रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट हमें लेना पड़ता है। अब देखो क्या है कि जो के वी ए रेटिंग है के डब्ल्यू अपॉन कॉस फाई, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था, इस वाले के थ्रू हमने ये किया है।
तो अगर इसमें बताएं जैसे अल्टरनेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, स्विच गियर हो गए, तो ऑलवेज रेटेड इन द केवीए की फॉर्म में होता है, क्योंकि जब भी हम बिकॉज द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज़ नॉट नो व्हेन दीज इक्विपमेंट्स आर मैन्युफैक्चर इन द फैक्ट्री। जब भी हम इन चीज़ों को बनाते हैं, अल्टरनेटिव ट्रांसफार्मर स्विच गियर को बनाते हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि ये किस पावर फैक्टर के ऊपर ऑपरेट करेंगे। बट अगर जिस चीज़ का हमें पता होता है कि ये किस पावर फैक्टर के ऊपर ऑपरेट करेंगे, तो वहाँ पर उसकी जो रेटिंग किलो वाट में होती है, और अगर जिसका हमें नहीं पता हो तो वो केवीए में होती है। अब देखो लो पावर फैक्टर की वजह से क्या हुआ, लो पावर फैक्टर की वजह से आपका केवीए बढ़ जाएगा, उस केवीए की वजह से आपका जो साइज़ एंड कॉस्ट ये जो दोनों जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले की जो केवीए रेटिंग होती है, मीन्स कॉस्ट और साइज़ हमें जो है इन दोनों का बढ़ते हुए देखने को मिलता है। अब सेकंड चीज़ आती है लार्ज कंडक्टर साइज़ की बात करते हैं। अब देखो जब भी हम ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बात करेंगे और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ पावर एट अ कांस्टेंट वोल्टेज में हम इसमें क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब हमें पावर एंड वोल्टेज कांस्टेंट होगी, तो वही है कॉस फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो, तो इसके थ्रू आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या है कि जो करंट बढ़ेगा, तो करंट जो है वो थिकनेस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो जिसकी वजह से आपका जो है लार्ज कंडक्टर साइज भी हमें जो है देखने को मिलेगा। अगर हम थर्ड की बात करें, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखो पावर फैक्टर लो होने की वजह से करंट बढ़ेगा, अब करंट की वजह से आपके ड्रॉप बढ़ेंगे। अब सेंडिंग एंड में अगर हमने 100 वोल्ट दी हुई है, ड्रॉप में अगर ये 10 वोल्ट ख़त्म हो जाता है तो 90 वोल्ट ही हमें रिसीविंग एंड में मिलती है। ये था हमारा छोटा केस। बट जब हम हाई वोल्टेज, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जो है ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है, जिसके थ्रू हमें जो है एक तरीके से हम वोल्टेज रेगुलेशन कम हुआ, ड्रॉप ज़्यादा हुआ, तो हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते सिस्टम की। मीन्स हमारा बहुत ज़्यादा जो वेस्ट है वो ट्रांसमिशन में ही ख़त्म हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो वेस्ट है वो पावर का वो ट्रांसमिशन में हो जाता है। तो ये जो थे वो काज है हमारे पास किसके, डिसएडवांटेज है लो पावर फैक्टर के, और काज है आपके लोअर पावर फैक्टर के। अब इसमें हम बात करते हैं कि अब कौन कौन से हमें जो है टाइप ऑफ लोड हमें जो है देखने को मिलते हैं। तो इसमें बात करें टाइप ऑफ लोड में, जैसे रेजिस्टिव लोड होगा, इंडक्टिव लोड होगा, और कैपेसिटिव लोड हमें जो है देखने को मिलेगा। अब रेजिस्टिव लोड में आप देख सकते हो टंगस्टन बल्ब हो गया, हीटर हो गया, रोड हो गया। इंडक्टिव लोड में हमें इंडक्शन मोटर होगी, ट्रांसफार्मर हो गया। और अगर हम कैपेसिटिव लोड की बात करें तो यहाँ पर सिंक्रोनस कंडेंसर जैसी चीज़ें हमें जो है देखने को मिलती है। अगर हम इसमें रेजिस्टिव लोड की अगर हम बात करेंगे, तो रेजिस्टिव लोड में होगा क्या, देखो रेजिस्टिव लोड हुआ तो एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, इसमें जीरो, मीन्स इन फेज की फॉर्म में ये जाते हैं। तो क्या है, पी एक्टिव वी आई कॉस फाई। अब वी और आई में ज़ीरो, तो हम इसको लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू पी इंटू आई। अगर हम देखें ये वोल्टेज है, उससे थोड़ा कम ले लो, करंट ले लो, और इन दोनों का प्रोडक्ट से हमें जो है पावर देखने को मिलेगी, जो कि सोनोसाइडल वेव फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी। तो ये होती है हमारे पास एक तरीके से रेजिस्टिव लोड, और इसको मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम अगले की बात करें तो डैट इज़ नोन एज इंडक्टिव लोड। अब इंडक्टिव लोड का क्या है कि एंगल बिटवीन जो वोल्टेज और करंट है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये वोल्टेज और ये करंट, इसमें 90 डिग्री का एंगल जो है हमें देखने को मिलेगा, और जो इंडक्टिव है वो अपोज करता है सडन चेंज इन करंट को। तो यहाँ से हम जो है ये चीज़ देख सकते हैं। अगर हम इसमें देखें, इसमें लिखा है कि जो एवरेज पावर होती है इंडक्टर की वो क्या है, ज़ीरो पर। क्यों, देखो सबसे पहले हमें पता है कि वोल्टेज आगे देखने को मिलेगी करंट से, तो अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट मानते हैं तो करंट इसमें लैग देखने को मिलेगा। आप बोल सकते हो कि करंट के 90 डिग्री लीड में वोल्टेज होगी, या बोल सकते हैं कि वोल्टेज के 90 डिग्री लैग में करंट होगा। अगर हम वोल्टेज में ये वेव फॉर्म लेकर चलते हैं सोनोसाइडल, और करंट हमारा जो है 90 डिग्री लैग में चलेगा, तो इस वाली फॉर्म में हम देख सकते हैं, ये वाली फॉर्म इसमें देखने को मिलेगी। तो इन दोनों के प्रोडक्ट में हमारे बनेगी पावर। तो देख सकते हो पावर ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो वन कंप्लीट साइकिल में नेगेटिव पॉजिटिव मीन सब कुछ कैंसिल आउट, तो जो एवरेज पावर होती है इंडक्टर की वो यहाँ पर हो जाता है ज़ीरो। इस फॉर्म में मैंने ईजी वे में आपको जो है समझाने की कोशिश की है। अब इसमें जो है कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे, अगर अच्छे लेवल का एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अगर हमारा यहाँ पर जैसे वाला केस ले लेंगे कि कुछ ले लेंगे कि पाई/2 एंगल पर, और यहाँ पर 90, और यहाँ पर मतलब 90 से 180 डिग्री एंगल पर जो हमारा वोल्टेज है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में, या करंट आपका इंक्रीजिंग फॉर्म में, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको जो है देखने को वहाँ पर मिल सकता है। अगर इसमें बात करें आपका कि इंडक्टर जो होता है वो डिलीवर करता है लीडिंग केवीआर को, और कंज्यूम करता है आपका लैगिंग केवीआर को।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये है कि इफ़ वी और आई अगर फ्रिक्वेंसी एफ है तो जो इंस्टेनियस पावर में जो फ्रिक्वेंसी होगी वो आपको जो है 2f देखने को मिलेगी। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाते हैं। अगर एप्लीकेशन इसमें है कि मोटर और ट्रांसफार्मर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम भी यहाँ पर देख सकते हो पावर इजिकल टू वी टी आई टी होता है। तो यहाँ पर क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी। इसमें फ्रिक्वेंसी क्या एफ और एफ है, क्योंकि ओमेगा क्या है 2 पाई एफ की फॉर्म में होता है। तो जब हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा इस फॉर्म में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 ओमेगा टी होता है, मीन्स 2 ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इंस्टेनियस पावर में हमारी फ्रिक्वेंसी हो जाती है डबल। और जो आपका वी और आई में आप देखेंगे तो वहाँ पर एफ देखने को मिलेगी, जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था। अगर हम कैपेसिटिव लोड की बात करें तो एंगल बिटवीन वी एंड आई इसमें होता है 90 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू माइनस जे आई एक्स सी। मीन्स जो करंट है वो 90 डिग्री लीड देखने को मिलेगा वोल्टेज में, या बोल सकते हो कि वोल्टेज है वो लैग देखने को मिलेगा करंट से 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये देख सकते हो। अब देखो वोल्टेज और ये करंट लीड में है। अब वोल्टेज की वेव फॉर्म हमने ले ली ये वाली, और इसमें क्या है कि अब हम ग्रीन वाली लाइन चलेंगे करंट की। तो करंट इस तरीके से आपको जो देखने को मिलेगा, और इन दोनों के प्रोडक्ट से अपनी बनेगी इंस्टेनियस पावर देखने को मिलेगी। तो वही है कि जो एवरेज पावर होती है कैपेसिटर और इंडक्टिव में, वो आपको जो है ज़ीरो देखने को मिलती है प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव में। अब इसमें क्या कि कैपेसिटर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा लीडिंग के को और डिलीवर करेगा लैगिंग के को। अब इसके एप्लीकेशन जो है वो पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसको, कैपेसिटिव लोड के लिए। तो आई होप इसमें जो है आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या क्या समझाना चाहता था। तो इसमें हमने जो है पावर फैक्टर क्या होता है, रियल पावर, रिएक्टिव पावर क्या है, अपरेंट पावर क्या है, काज ऑफ लो पावर फैक्टर क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर क्या है, इसमें आपका टाइप ऑफ लोड में रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं थोड़ा और वे में, अच्छे बेटर वे में अलग एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपकी इन चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर XYZ को। धन्यवाद।